बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। आज हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ चिक। चिक के अंदर डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है वो किस तरह से होता है और चिक जो है उसको एक बेसिक स्कीम के तौर पे जो है वो हम लोग स्टडी करते हैं, क्योंकि जो बेसिक डेवलपमेंटल प्लान है इसके अंदर एम्ब्रियोलॉजी के अंदर, यानी कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है, वो सारे के सारे जो वर्टिब्रेट्स हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है, उन सब के अंदर जो डेवलपमेंट का बेसिक प्लान है वो तकरीबन एक जैसा होता है। तो क्योंकि इसका डेवलपमेंटल पीरियड जो है वो 21 डेज़ का होता है, तो इसलिए हम लोग जो है वो चिक की डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं। इसको स्टडी करना ज़रा इजी होता है एज़ कम्पेयर टू कॉम्प्लेक्स वर्टिब्रेट्स। तो डेवलपमेंट ऑफ चिक जो है उसके अंदर जो सबसे पहला हमारे पास स्टेज आएगा वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर वन बाय वन डेवलपमेंट ऑफ चिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो होता है काम वो होता है गैमीट फॉर्मेशन। गैमेट्स बनेंगे, ठीक है। एग और स्पर्म जो है उनकी फॉर्मेशन होगी। जो दूसरी स्टेज होती है वो होती है फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ egg cell and sperm cell, and third stage is cleavage। क्लीवेज से पहले हम लोग बात करेंगे क्योंकि ये हमारे पास ओविपेरस की हम लोग डेवलपमेंट देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें एक यहाँ पे स्टेज आएगा इंक्यूबेशन, और इंक्यूबेशन के बाद जो है वो हमारे पास स्टेज आएगा क्लीवेज। क्लीवेज के बाद हम लोग बात करेंगे मोरुला स्टेज की, और मोरुला स्टेज के बाद जो है वो ब्लास्टुला स्टेज की। ब्लास्टुला स्टेज के बाद हमारे पास आ जाएगी गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन गैस्ट्रुलेशन के बाद जो है वो नोटोकॉट एंड मेसोडर्म फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास न्यूरुलेशन, नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन, ठीक है। ये हमारे पास स्टेजेस हैं, तकरीबन 9 स्टेजेस बनती हैं। सबसे पहले नंबर पे जो है वो गमीट फॉर्मेशन होगी। गमीट फॉर्मेशन में आपको पता है दो चीजें हैं, एक होगा स्पर्म सेल। स्पर्म सेल जो है ये मेल्स के अंदर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और सेकंड वन जो गैमेट होगा वो होगा एग सेल, जो कि फीमेल के अंदर प्रोड्यूस होगा, फीमेल में ये प्रोड्यूस होगा। उसके बाद फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। अभी हम लोग डायग्रामेटिकली भी इसको देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में किस पार्ट के अंदर ये होता है। उसके बाद आ जाएगा इंक्यूबेशन, इंक्यूबेट करेंगे एग को 21 डेज के लिए। उसके बाद क्लीवेज आ जाएगा, फिर मोरुला स्टेज है, ब्लास्टुला स्टेज है और गैस्ट्रुलेशन है, लेयर्स की फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, इस पहले स्टेज को हम लोग सेकंड वन को डिस्कस करते हैं फर्टिलाइजेशन को, क्योंकि आप लोगों ने जो गैमेट फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है या जो इसके स्टेजेस हैं, स्टेप हैं, वो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 18 के अंदर पढ़े हुए हैं रिप्रोडक्शन में। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म की फॉर्मेशन, और गैमेटोजेनेसिस में ओजेनेसिस, जिसमें आप लोगों ने एग सेल ऑफ फीमेल जो है उसकी फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा हुआ है। फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो फीमेल की बॉडी के अंदर जो है, जो फीमेल हैन होगी उसकी बॉडी में यहाँ पर पोलर बॉडीज होती हैं, इनको फॉलिकल्स भी बोलेंगे। इनके अंदर जो है वो एग सेल्स की फॉर्मेशन होती है। ये हमारे पास एग सेल है, ये वाले। जैसे ही ये एग सेल बनते हैं तो उसके बाद यहाँ से ये एग सेल जो है वो रिलीज होके आता है ओविडक्ट के अंदर। यहाँ पर ओविडक्ट के अंदर, इसको आप लोग लेबल कर लें, ओविडक्ट के अंदर जैसे ही एग सेल आएगा, दीज आर एग सेल्स,
जैसे ही ये एग सेल ओविडक्ट के अंदर आएगा तो यहाँ पर इसके साथ स्पर्म जो है वो फ्यूज होगा, यानी कि यहाँ पर स्पर्म आएगा, वो स्पर्म जो है वो इसके साथ आके फ्यूज होगा। कहाँ पर? ओविडक्ट के अंदर। ओविडक्ट क्या है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। ये हमारे पास एग सेल पड़ा हुआ है, एग सेल है ये, और ये हमारे पास जो है स्पर्म सेल है। अब इन दोनों ने आपस में फ्यूज होना है और फ्यूज होने के बाद जो है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस यहाँ पे होगा। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो ये वाला जो एग सेल है ये मूव करता है, और मूव करने के बाद इसके यहाँ पर आके इसके ऊपर जो है वो एल्ब्यूमन आती है। एल्ब्यूमन बेसिकली आप ये एग सेल को समझ लें कि ये आपके पास यॉक है, जर्दी है, ठीक है, उसके अंदर ही न्यूक्लियस होगा। अब ये एल्ब्यूमन जो है, एल्ब्यूमन हम बोलते हैं एग वाइट को। जो एग वाइट है वो लेयर्स बनाएगी इस यॉक के गिर्द। उसके बाद जो यूट्रस होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको हम लोग यूट्रस बोलेंगे, यूट्रस में आके इस जो ये हमारे पास यॉक आ रही थी, क्योंकि ये फर्टिलाइज हो चुकी है, इसको स्पर्म जो है वो यहाँ पर मिल चुका है। अब जैसे ही इसको स्पर्म मिला है उसके बाद इसमें एल्ब्यूमन आई है। एल्ब्यूमन के बाद इसके ऊपर जैसे ही ये एग सेल यहाँ पर आएगा, यानी कि ये वाली यॉक और एल्ब्यूमन यहाँ पर आएंगे, तो इसके गिर्द जो है वो एक शेल आ जाएगा, शेल, ठीक है। तो शेल आने के बाद जो है क्या होगा कि उसमें मेच्योरिटी आएगी एग सेल में, ठीक है, और ये हमारे पास शेल आ जाएगा, या इसको आप लोग एग शेल भी लिख सकते हैं, एग शेल, ठीक है। अब ये आप लोगों को एमसीक्यूज आ सकता है, ऑब्जेक्टिव के लिहाज से आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से याद रखना है कि जो एग के ऊपर शेल आता है वो कहाँ पर आता है, वो कौन सा रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो वो हमारे पास होता है ये वाला यूट्रस। इसको आप लोग शेल ग्लैंड भी बोलते हैं, यूट्रस को आप लोग शेल ग्लैंड भी बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आके इसके साइडों पे जो है वो एक शेल की फॉर्मेशन होती है। अब उसके बाद एग जो है वो ले कर दिया जाता है, हैन जो है वो एग ले कर देती है। अब एग ले करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट होगी हमारे पास, उसे हम लोग नाम दे देते हैं क्लीवेज का, सॉरी इंक्यूबेट करेंगे एग को। इंक्यूबेट करने के बाद जो है वो डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होगा। मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। ये हमारे पास फॉलिकल्स हैं जिनके अंदर एग सेल ने मैच्योर होना होता है, मियोसिस के थ्रू। एग सेल बन गया यहाँ पर। एग सेल बनने के बाद ये यहाँ से रिलीज होगा और रिलीज होके ये आ जाएगा ओविडक्ट में। ओविडक्ट में जब ये आएगा तो यहाँ पर स्पर्म इसके साथ फ्यूज होगा, और स्पर्म के फ्यूज होने से ये फर्टिलाइज हो जाएगा। यहाँ पर जो है वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। आप लिख सकते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कहाँ पर होगा? ओविडक्ट में। अब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो गया, उसके बाद ये वाला जो एग सेल था ये आ जाएगा यूट्रस में। अब जैसे ही ये यूट्रस में आएगा तो यहाँ पर इसके गिर्द एक शेल आ जाएगा, उसको हम लोग एग शेल बोलते हैं। तो जैसे ही इसके गिर्द शेल आएगा तो शेल आने के बाद ये हैन जो है एग को लेकर देगी। उसके बाद हम लोग एग को इंक्यूबेट करते हैं। हमारे पास जो थर्ड वन स्टेप है इसका इंक्यूबेशन है। अब इंक्यूबेट हम लोग जो है वो इसको दो तरीकों से कर सकते हैं। हम लोग इसको आर्टिफिशियल इंक्यूबेट भी कर सकते हैं और हम लोग इसको नेचुरली इंक्यूबेट भी कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें इंक्यूबेट करने की, तो इंक्यूबेशन में हमारे पास एक नेचुरल है, एक हमारे पास नेचुरल इंक्यूबेशन है जिसमें हैन जो है वो खुद एग्स के ऊपर उसको हम लोग बैठाते हैं, और एक हमारे पास होता है आर्टिफिशियल इंक्यूबेटर। आर्टिफिशियल इंक्यूबेटर क्या होते हैं? इसके अंदर हम लोग आर्टिफिशियली पीएच, ह्यूमिडिटी,
ऑक्सीजन का लेवल, ठीक है, और टेम्परेचर, ये चीजें हम लोग जो है वो आर्टिफिशियली जो है वो प्रोवाइड करते हैं आर्टिफिशियल इंक्यूबेटर में। पीएच का लेवल, ह्यूमिडिटी, ऑक्सीजन और टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है इसमें 36 टू 38 सेल्सियस जो है वो रखा जाता है। ये टेम्परेचर हम लोग देते हैं एग को डेवलप होने के लिए। अब जैसे ही हम लोग ये वाला टेम्परेचर देंगे तो हमारे पास जो एग है, ये जो एग होगा इसके अंदर जो यॉक है, इस यॉक के ऊपर ये हम लोग यॉक के ऊपर जो है वो एक छोटा सा स्पॉट होता है, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। बेसिकली यही इसका न्यूक्लियस होता है। अगर आप लोग एग को ब्रेक करें और उसका ऑब्जर्वेशन लें तो आपको इस एग की जो यॉक होगी इसके ऊपर व्हाइट कलर का एक छोटा सा स्पॉट नजर आएगा। वो वाला जो स्पॉट होता है बेसिकली एक छोटा सा जो है वो पॉइंट सा लगा हुआ होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस होता है वो। अब क्योंकि एग जो है फर्टिलाइज है तो जैसे ही आप इसको 36 टू 38 सेल्सियस का टेम्परेचर प्रोवाइड कर देंगे आर्टिफिशियली या हैंड के नीचे रखे हुए एग को, तो इसमें डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो उसमें सबसे पहला जो स्टेप होगा उसकी अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला स्टेप डेवलपमेंट में अगर हम बात करें, अभी तक फर्टिलाइजेशन हुई है और फर्टिलाइजेशन होने के बाद हमने इस एग को इनक्यूबेट कर दिया। अब डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो सबसे पहले क्लीवेज होगा। यहाँ पर क्लीवेज, क्लीवेज क्या है? दीज आर माइटोटिक डिविजन्स। माइटोसिस के थ्रू सेल डिवाइड होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगी? माइटोसिस होगी और माइटोसिस होने के बाद जो है सेल डिवाइड हो जाएंगे, सेल की डिवीजन स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पे सेल जो है वो डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। और इसके ऊपर यहाँ पे एक हम लोग बात करते हैं, इसको बोलते हैं डिस्कॉइडल क्लीवेज। डिस्कॉइडल क्लीवेज, डिस्कॉइडल क्लीवेज इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि यॉक जो पड़ी हुई है हमारे पास, उस यॉक के ऊपर ही यहाँ पे क्लीवेज स्टार्ट होगा। एक डिस्क सी बनी हुई है यॉक के ऊपर, जो है वो एक डिस्क बनी हुई है साइटोप्लाज्म की और न्यूक्लियस की, ठीक है। तो उसे हम लोग बोलते हैं डिस्कॉइडल क्लीवेज। एक बात आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो इस एल्ब्यूमन को साइटोप्लाज्म समझते हैं, जो एग वाइट होती है, एग वाइट को साइटोप्लाज्म समझ रहे होते हैं और जो न्यूक्लियस, जो एग की यॉक होती है उसको न्यूक्लियस समझ रहे होते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो एग वाइट है बेसिकली दीज आर लेयर्स अराउंड द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के गिर्द और साइटोप्लाज्म के गिर्द, या आप ऐसे कह सकते हैं कि जो हेन का एग है उसके गिर्द ये लेयर्स हैं, ये जो एग वाइट है हमारे पास, ठीक है। और ये जो हमारे पास यॉक है इसके ऊपर जो एक स्पॉट सा बना हुआ है वो न्यूक्लियस है, वहां पर जो है क्लीवेज स्टार्ट होगा। क्योंकि ये न्यूक्लियस जो है एक डिस्क की शक्ल में पड़ा हुआ होता है तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं डिस्कॉइडल क्लीवेज। अब ये वाला क्लीवेज किस तरह से होना है इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो है वो यहाँ पे देखते हैं। इसको डायग्राम के थ्रू हम लोग जो है वो करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप ये समझ लें कि ये हमारे पास यॉक है, ये वाली, इसके ऊपर ये वाली जो डिस्क बनी हुई है दिस इज न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस है और इसकी फर्टिलाइजेशन हो चुकी है जो कि हम लोगों ने यहाँ पर अभी की थी। तो जैसे ही ये इसकी फर्टिलाइजेशन हो चुकी है तो ये हमारे पास यॉक है और उसके ऊपर ये जो न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, इसके अंदर सबसे पहले क्या होगा कि दो वर्टिकल डिविजन्स होंगी नीचे की तरफ, वर्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ डिविजन्स होंगी। ये वाली जो दो डिविजन्स होंगी ये क्या होंगी? वर्टिकल, ठीक है, ये वर्टिकल डिवीजन होंगी। और जो थर्ड वन डिवीजन होगी इसी एग सेल में, दो वर्टिकल डिवीजन होने के बाद थर्ड वन जो है वो हॉरिजॉन्टल डिवीजन होगी। जैसे ही हॉरिजॉन्टल डिवीजन होगी तो ये वाला जो हमारे पास एग सेल है इसके अंदर सेल्स का एक मैस बन जाएगा, एक गुच्छा सा बन जाएगा सेल्स का। और वो वाले सेल जो हैं इस तरह से इसके ऊपर बार बार डिवीजन होने से ये वाले सेल जो हैं वो इस तरह का एक सेल्स का गुच्छा सा बना लेंगे, 2 या 3 लेयर्स इसकी बन जाएंगी सेल्स की।
यानी कि ये इस तरह से बन जाएगा, एक मैस बन जाएगा सेल्स का। इसके ऊपर को ये उभरना भी शुरू हो जाएगा, ऊपर को, क्योंकि सेल डिवाइड होंगे, सेल का जो नंबर है, जो सेल्स की तादाद है वो ज़्यादा होगी, तो सेल जो है वो ऊपर की तरफ को उभर देंगे। अब यहाँ पर ये वाला जो एक पैक मैस ऑफ सेल्स बन गया है, ये वाला, ये किसके रिजल्ट में बना है? क्लीवेज के रिजल्ट में। यानी कि यहाँ पर क्लीवेज स्टार्ट हुआ है, तो क्लीवेज के रिजल्ट में एक सेल्स का मास बन गया है। इस सेल्स के मास को हम लोग, ये वाले जो सेल्स बन गए हैं इनको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोमर्स। ये हमारे पास जो है वो ब्लास्टोमर्स बन गए। अब इन ब्लास्टोमर्स के बनने से इसकी तकरीबन कोई 2 लेयर्स होती हैं। इन ब्लास्टोमर्स की जो है वो 2 लेयर्स होती हैं। यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है कि इसको डिस्कॉइडल क्लीवेज क्यों कहा जाता है। इसको डिस्कॉइडल क्लीवेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर एक डिस्क पड़ी हुई थी, एक न्यूक्लियस जो था वो एक डिस्क सी बना रहा था ऊपर, तो इसलिए इसको डिस्कॉइडल क्लीवेज कहेंगे। अब ये होगा कि यहाँ पर जो सेंट्रल एरिया होगा, जो सेंटर वाला एरिया होगा इसका, यहाँ पर सेल जो है वो स्मॉलर होंगे, यहाँ पर स्मॉलर सेल होंगे। और जो पेरिफेरल एरिया होगा, पेरिफेरल एरिया का मतलब है जो साइडों का एरिया होगा, वहां पर जो सेल हैं लार्जर सेल होंगे, सेल्स का साइज जो है वो बड़ा होगा। जो सेंट्रल एरिया है ये वाला, जो दरमियान वाला एरिया है, यहाँ पर सेल्स छोटे होंगे क्योंकि यहाँ पर ज्यादा डिविजन्स हो रही हैं और सेल्स को एरिया थोड़ा कम मिल रहा है ग्रो होने के लिए, बार बार डिवीजन हो रही है सेल्स की, तो यहाँ पर सेंटर में जो सेल्स हैं वो छोटे होंगे साइज में, और यहाँ पर जो साइडों वाला एरिया है यहाँ पर सेल जो हैं वो साइज में बड़े होंगे, लार्जर होंगे इस एरिया के अंदर। अब जैसे ही ये वाला प्रोसेस हो जाता है तो यहाँ पर हमारे पास ब्लास्टोमर्स बन गए हैं। इन सेल्स को यहाँ पे हम लोग ब्लास्टोमर्स बोलेंगे। 2 लेयर्स होंगी इन सेल्स की, जो सेंटर में स्मॉलर सेल होंगे और जो पेरिफेरल एरिया होगा, जो साइडों का एरिया होगा, वहां पर सेल जो है बड़े होंगे साइज में। उसके बाद अगला स्टेज क्लीवेज हो गया। क्लीवेज के बाद जो है वो हमारे पास दूसरा स्टेज आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मोरूला स्टेज। बेसिकली मोरूला स्टेज में क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं थोड़ी सी जो है वो मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे अगर हम बोलते हैं कि ये वाला नीचे वाला हिस्सा इसका योग का है, तो इसके ऊपर ये वाले जो सेल्स की 2 लेयर्स बन जाती है ना, ये वाली, ये मजीद थोड़े सेल जो हैं वो साइज में ग्रो होंगे, साइज में बड़े होना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये वाले जो सेल्स हैं इसके ऊपर सारे के सारे लगे हुए हैं। ये वाली जो ऊपर वाली स्ट्रक्चर थी वही यहाँ पे हम लोग ड्रा कर रहे हैं। इनमें फर्क क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता सेल जो हैं वो थोड़े से इधर ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे मोरूला स्टेज के अंदर। लेकिन ये जो मोरूला स्टेज होती है ये बहुत शॉर्ट लिविंग होती है, थोड़े टाइम के लिए होती है। तो बाद में जो है वो ब्लास्टुला स्टेज स्टार्ट हो जाएगी। ब्लास्टुला स्टेज स्टार्ट होगी तो उसको हम इधर ड्रा करते हैं। जो ब्लास्टुला स्टेज होगी, ब्लास्टुला के अंदर क्या होगा कि ये जो हमारे पास यॉक पड़ी हुई थी, ये नीचे वाली साइड पे जो मैं ड्रा कर रहा हूँ ये यॉक है। ये जो यॉक पड़ी हुई थी उसके ऊपर सेल्स की जो है ना 2 लेयर्स बन जाएंगी और दरमियान में एक कैविटी डेवलप हो जाएगी। दीज आर 2 लेयर्स ऑफ सेल। ये सेल्स की 2 लेयर्स हैं यहाँ पर, ठीक है, एक ऊपर है और एक सेल्स की लेयर जो है वो नीचे आपको नजर आ रही है। अब ये नीचे वाली साइड पे यॉक पड़ी हुई है सारी की सारी, दिस इज यॉक। अब सेल्स की 2 लेयर्स बन गई हैं। ब्लास्टुला स्टेज में क्या होगा, सेल्स जो है वो 2 लेयर्स में जो है वो अरेंज हो जाएंगे और दरमियान में एक खाली जगह बचेगी, खाली कैविटी बचेगी। ये वाली कैविटी आपको नजर आ रही है। इस खाली कैविटी को बोला जाता है ब्लास्टोसील। इस कैविटी को क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसील। ये जो आपको खाली कैविटी यहाँ पे दरमियान में नजर आ रही है ये ब्लास्टोसील होगी। अब हमारे पास वर्टिकल डिवीजन हुई, हॉरिजॉन्टल डिवीजन हुई। 2 हमारे पास वर्टिकल डिवीजन हुई ऊपर से नीचे की तरफ। तीसरी डिवीजन जो थी वो हॉरिजॉन्टल हुई। जैसे ही हॉरिजॉन्टल डिवीजन हुई थी
तो ये वाला नीचे से साइटोप्लाज्म के साथ ऐसे यॉर्क के साथ से ये थोड़े सेल अलग हो गए थे, इसलिए ये इसकी ऊपर सरफेस पे आ गए, क्योंकि ये नंबर में तादाद में ज्यादा हो रहे थे तो ये इसके ऊपर आ गए। अब जैसे ही ऊपर आए तो उसके बाद इन्होंने मूव करना शुरू कर दिया। कैसे मूव करना शुरू किया? ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। जैसे ही इन्होंने मूव किया तो उससे जो है वो हमारे पास दो लेयर्स बन गई और दरमियान में एक खाली कैविटी जो थी वो डेवलप हो गई। ये जो हमारे पास एक कैविटी बनी है, इस कैविटी को हम लोग बोल रहे हैं ब्लास्टोसील। और ये वाला जो ऊपर वाली लेयर बनी है सेल्स की, यानी कि ब्लास्टोडर्म्स की दो लेयर्स बनी है, एक ऊपर वाली है और एक नीचे वाली है। जो ऊपर वाली लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं एपीब्लास्ट। इस लेयर को हम बोलेंगे एपीब्लास्ट। और जो नीचे वाली लेयर होगी इस लेयर को बोलेंगे हम लोग हाइपोब्लास्ट। हाइपो मीन लोअर, नीचे वाली लेयर हाइपोब्लास्ट बन जाएगी और जो ऊपर वाली लेयर बनी हमारे पास वो एपीब्लास्ट। अब ब्लास्टुला स्टेज में कितनी चीजें हम लोग देख रहे हैं, कितनी चीजें डिस्कस कर रहे हैं? तीन चीजें यहाँ पे बनी हैं, 3 स्ट्रक्चर्स डेवलप हुई हैं। पहली स्ट्रक्चर जो थी वो थी ब्लास्टोसील, जो दूसरी स्ट्रक्चर थी वो थी एपीब्लास्ट और जो तीसरी स्ट्रक्चर है वो हाइपोब्लास्ट। यानी कि जो सेल्स की अपर लेयर होगी उस लेयर को हम लोग बोलेंगे एपीब्लास्ट। ये पड़ी हुई ये सेल्स की ऊपर वाली लेयर जो है, इसको मैं थोड़ा सा किसी और कलर से शो करवा देता हूं। ये वाली जो आपके पास लेयर बनी है दिस इज कॉल्ड एपीब्लास्ट। ये वाली जो दिस इज एपीब्लास्ट। और जो नीचे वाली साइड पे लेयर डेवलप हुई है आपके पास सेल्स की, ये वाली जो लेयर डेवलप हुई है जहां पे मैं अभी रेड कलर लगा रहा हूं, तो ये वाली जो लेयर आपको नजर आ रही है दिस इज हाइपोब्लास्ट। दो लेयर्स आपके पास जो है वो डेवलप हो चुकी हैं और दरमियान में एक खाली कैविटी बनी हुई है जिसको हम लोग ब्लास्टोसील। दिस इज ब्लास्टोसील। इस कैविटी को हम लोग क्या बोलेंगे? ब्लास्टोसील। उसके बाद क्या होना है हमारे पास ब्लास्टुला स्टेज तक हम लोग पहुंच गए हैं। आगे होगी गैस्ट्रुलेशन। मैं थोड़ा रिपीट करता हूं, गैमेट फॉर्मेशन का आप लोगों ने चैप्टर 18 में पढ़ा हुआ है। फर्टिलाइजेशन में एग और स्पर्म जो है वो आपस में फ्यूज हो रहे हैं, कहां पर? आके ओविडक्ट में। इंक्यूबेशन में हम लोगों ने आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन दी इसको 36 से 38 सेल्सियस के ऊपर। उसके बाद इसमें क्लीवेज स्टार्ट हुआ। क्लीवेज क्या चीज है? एक माइटोटिक डिवीजन है। माइटोसिस के थ्रू सेल की डिवीजन हो रही है। पहले दो क्लीवेज जो है वर्टिकल हुए, थर्ड वाला जो डिवीजन था वो हॉरिजॉन्टल हुआ और डिवीजन होते ही सेल का एक गुच्छा बन गया, सेल का एक मैस बन गया हमारे पास। उस सेल्स के मैस को हम लोग बोलते हैं, वो जो सेल्स बने हैं उनको बोलते हैं लोग ब्लास्टोमर्स। अब ये वाले ब्लास्टोमर सेंट्रल जो एरिया होता है इसका, यहाँ पर छोटे होते हैं साइज में और जो पेरिफेरल एरिया होगा, जो साइडों का एरिया होगा, वहां पर ये सेल जो है वो साइज में बड़े होंगे। इसके अलावा आगे हम लोग चलते हैं तो मरूला स्टेज में क्या होता है कि ये वाले जो सेल्स बने हुए थे, ये लेयर्स बनाई हुई थी, अब ये थोड़े थोड़े अलग होना शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही ब्लास्टुला स्टेज स्टार्ट होगा तो ब्लास्टुला स्टेज के स्टार्ट होते ही ये वाले जो दोनों सेल्स हैं ये दो लेयर्स बनाएंगे। एक ऊपर लेयर बनेगी इस तरह से, एक ऊपर लेयर बनेगी और एक नीचे। जो ऊपर वाली लेयर बनेगी उस लेयर को हम लोग बोलेंगे एपीब्लास्ट और जो नीचे वाली लेयर बनेगी उसको हम लोग बोलेंगे हाइपोब्लास्ट। ये आपके पास दो लेयर्स हैं। ऊपर वाली लेयर को आप लोग बोल रहे हैं एपीब्लास्ट, नीचे वाली को हाइपोब्लास्ट और जो दरमियान में कैविटी खाली बचेगी उसे हम बोलेंगे ब्लास्टोसील। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात आप लोगों ने याद रखनी है कि सेल्स का वो वाला एरिया जहां पर सेल जो है वो यॉर्क के साथ अटैच रहते हैं, ये वाला जो एरिया, जो साइडों का एरिया है ये वाला, इसको हम बोलते हैं जोन ऑफ जंक्शन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? जोन ऑफ जंक्शन। यानी कि सेल्स जहां पे यॉर्क के साथ अटैच रहेंगे, यॉर्क के साथ, यॉर्क से अलग नहीं होंगे, उस एरिया को बोलेंगे हम लोग जोन ऑफ जंक्शन। नेक्स्ट स्टेज जो हमारे पास आएगी उसे हम बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। नेक्स्ट स्टेज में हमारे पास क्या, कौन सा प्रोसेस होना है? गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस होना है। अगर हम लोग गैस्ट्रुलेशन की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होगा कि गैस्ट्रुलेशन में क्या, कौन सा स्टेज आएगा कि इसकी लेयर्स की फॉर्मेशन होगी। गैस्ट्रुलेशन में क्या होगा
लेयर्स की फॉर्मेशन होगी, लेयर्स बनेगी। अगर हम लोग बात करते हैं, ये हमारे पास यॉक है, ये हमारे पास यॉक है, तो इसके ऊपर जो है वो हमारे पास 2 लेयर्स बनेगी। उन लेयर्स की अगर हम बात करते हैं, एपिब्लास्ट जो होगी इससे एक्टोडर्म बनेगी, और जो हाइपोब्लास्ट होगी इससे एंडोडर्म बनेगी। एपिब्लास्ट जो होती है इससे मेसोडर्म भी बनती है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं गैस्ट्रुलेशन की, तो ये वाली जो दोनों लेयर्स हैं ये मजीद थोड़ी सी जो है वो गोल होना शुरू हो जाएंगी, मतलब ये इस तरह की बनना शुरू हो जाएंगी। ये दोनों लेयर जो हैं वो इस तरह से डेवलप होंगी, ठीक है। ये इस तरह से ऊपर की तरफ उठेंगी। ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, आप ऐसे समझ लें कि जिस तरह हमारे पास क्या कहते हैं, एक कोई चीज़ है, रोटी है या कोई बर्गर वगैरह, उसको हम लोगों ने दरमियान से दो किया होता है, तो ये आपको उसके दरमियान का क्रॉस सेक्शन दिखाया जा रहा है। ये देखें, ये वाली पूरी गोल स्ट्रक्चर है, यानी कि ये आपके पास गोल स्ट्रक्चर है, इसको आप यहाँ से अलहदा करते हैं। जब यहाँ से इसको अलहदा करेंगे तो आपको दरमियान में से ये 2 लेयर्स नजर आएंगी। तो ये इस तरह से आप लोगों को ये दिखाई दे रही है। अब ये लेयर्स बनी हुई थी, तो ये लेयर्स थोड़ी सी और ऊपर की तरफ उठेंगी, और जब ये ऊपर की तरफ उठेंगी तो इनके दरमियान में ये जो हमारे पास ब्लास्टोसील थी, इस ब्लास्टोसील के अंदर एक फ्लूइड जो है वो फिल हो जाएगा, फ्लूइड फिल कैविटी बन जाएगी, फ्लूइड इसके अंदर जो है वो फिल हो जाएगा। तो जब इसके अंदर फ्लूइड फिल हो जाएगा, ये कैविटी सी फिल हो जाएगी उस फ्लूइड के साथ, तो उस वक्त इसको हम लोग गैस्ट्रोसील बोलेंगे, यानी कि गैस्ट्रुला स्टेज है तो गैस्ट्रोसील बोलेंगे। अब ये वाली लेयर जो ऊपर की तरफ बन गई है, इस लेयर को हम लोग बोलते हैं एक्टोडर्म, एक्टोडर्म बोलेंगे, और ये जो नीचे वाली लेयर है इसको हम लोग बोलेंगे एंडोडर्म। ये हमारे पास 2 लेयर्स डेवलप हुई हैं। ये जो एक्टोडर्म थी ये किस चीज से डेवलप हुई है, ये एपिब्लास्ट से, यानी कि ये जो एपिब्लास्ट वाले सेल थे, ये जो ऊपर वाली लेयर बनी हुई थी, जैसे ही ये थोड़े से ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो जो लेयर हमारे पास बन जाएगी उसको हम लोग बोल देंगे एक्टोडर्म, ठीक है। और जो ये हमारे पास हाइपोब्लास्ट थी, जैसे ही ये सेल थोड़े से, क्योंकि यहाँ पे दरमियान में कैविटी के अंदर फ्लूइड फिल हो रहा है, और जैसे ही इस कैविटी के अंदर फ्लूइड फिल होगा तो उस कैविटी को जो है वो थोड़ा सा उसका साइज बड़ा होगा, तो सेल जो है वो नीचे की तरफ आएंगे, तो उसको हम लोग बोल देंगे एंडोडर्म। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो 2 एरियाज डेवलप हो जाते हैं। एक हमारे पास एरिया पेलुसिडा और एक होता है हमारे पास एरिया ओपेका, ठीक है। तो जो हमारे पास एरिया पेलुसिडा होगा ये वाला होगा एरिया पेलुसिडा, और एक हमारे पास ये जो होगा इसको हम बोलेंगे एरिया ओपेका, ठीक है। जो एरिया ओपेका होता है ये क्लियर एरिया होता है, इसके अंदर से लाइट जो है वो पास हो सकती है। जो हमारे पास एरिया पेलुसिडा है इसके अंदर से लाइट पास नहीं हो सकती है। आप कह सकते हैं कि ये जो पेरिफेरल एरिया है जहां से ये अटैच है उस एरिया को हम लोग एरिया पेलुसिडा, और जो हमारे पास एरिया ओपेका है वो हमारे पास सेंट्रल एरिया है, जो हमारे पास ब्लास्टोसील या ब्लास्टोसील या गैस्ट्रोसील कैविटी जो है उसके नीचे वाला जो एरिया है, इस एरिया को हम लोग बोल देते हैं दिस इज एरिया ओपेका एंड दिस इज एरिया पेलुसिडा, ठीक है। तो ये था गैस्ट्रुलेशन तक। नेक्स्ट जो हमारे पास नोटोकॉर्ड और मेसोडर्म वाला है टॉपिक, वो आपके पास अलहदा से पहले ही 35 मिनट्स का लेक्चर पड़ा हुआ है, तो वो आप लोग उसको देखेंगे। अब थोड़ा सा मैं एक हल्की नज़र इसको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूँ आप लोगों को। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुई, एग सेल यहाँ पे डेवलप होते हैं, डेवलप होने के बाद यहाँ पे आएंगे ओविडक्ट में, ओविडक्ट में इनके साथ जो है वो स्पर्म सेल जो है वो आके फ्यूज होगा। स्पर्म सेल के फ्यूज होने से इसके गिर्द जो है वो एल्ब्यूमन आएगा, एल्ब्यूमन आने के बाद यूट्रस में जो है वो इसके गिर्द एग शेल आएगा। ये एमसीक्यूज भी आता होता है, आप लोगों ने इसको याद रखना है ऑब्जेक्टिव के तौर पे कि आपके पास जो एग शेल है वो कहाँ पे आके उसकी फॉर्मेशन होती है।
तो जो एग सेल होता है वो आता है यूट्रस में, तो यूट्रस को शेल ग्लैंड भी कहा जाता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हुई है? ओविडक्ट में। ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन होगी और हमारे पास जो एग यूट्रस है वहां पर इसके गिर्द एग शेल की फॉर्मेशन होगी। उसके बाद क्लीवेज का ये एग ले कर दिया गया, उसके बाद हम लोग इसको इंक्यूबेटर में रख देंगे। इंक्यूबेटर के बाद इसमें क्लीवेज स्टार्ट हो जाएगा। इंक्यूबेटर में टेम्परेचर कितना रखना है हम लोगों ने इंक्यूबेटर के अंदर जो टेम्परेचर रखना होता है वो 36 to 38 सेल्सियस टेम्परेचर रखना होता है। जैसे ही ये वाला टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। पहला स्टेज डेवलपमेंट के अंदर क्या होगा? क्लीवेज का। क्लीवेज क्या है? क्लीवेज इज अ माइटोटिक सेल डिवीजन। माइटोसिस के थ्रू सेल की डिवीजन होगी। पहले दो क्लीवेज जो है वो हॉरिजॉन्टल होंगे, ठीक है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में, ये दो पहले, और जो थर्ड वन होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है। और ये जो हॉरिजॉन्टल होगा ये इस एग सेल को या इस न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को इस नीचे पड़ी हुई यॉर्क से अलग कर देगा, ऊपर लेके आ जाएगा, यॉर्क की सरफेस के ऊपर लेके आ जाएगा। अब ये हमारे पास यॉर्क है और इसकी सरफेस के ऊपर ये वाला जो सेल्स का मैस बना हुआ है ये इसके ऊपर आ जाएगा। यहाँ पर सेल्स को हम लोग ब्लास्टोडर्म्स बोलेंगे। जो ऊपर वाला एरिया होगा वहाँ पे सेल्स स्मॉलर होंगे, ऊपर वाला कह रहा हूँ सॉरी, सेंटर वाला, और जो साइडों वाला पेरिफेरल एरिया होगा वहाँ पर सेल की जो है वो जो साइज है वो बड़ा होगा। उसके बाद मरूला स्टेज है। मरूला स्टेज में क्या होता है कि सेल थोड़े थोड़े मूव करके लेयर्स बनाना शुरू कर देंगे। उसके बाद ये मरूला स्टेज जो है वो शॉर्ट लिविंग होती है, थोड़ी देर के लिए होती है। और उसके बाद जैसे ही ब्लास्टोला स्टेज स्टार्ट होगा तो ये सेल अरेंज होंगे और अरेंज होके दो लेयर्स बना लेंगे। ऊपर वाली लेयर को बोलेंगे एपिब्लास्ट, नीचे वाली लेयर को बोलेंगे हाइपोब्लास्ट। जहां पे ये नीला कलर आपको नजर आ रहा है ये एपिब्लास्ट है, जहां पे रेड कलर के सेल नजर आ रहे हैं दिस इज हाइपोब्लास्ट। दरमियान में कैविटी बनेगी, उस कैविटी को बोलेंगे ब्लास्टोसील, ठीक है। ये वाली कैविटी बनेगी, इस कैविटी को हम बोलेंगे ब्लास्टोसील। उसके बाद स्टार्ट हो जाएगी हमारे पास अगली स्टेज, इसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। अब गैस्ट्रुलेशन के अंदर क्या होगा? गैस्ट्रुलेशन के अंदर जो है वो हमारे पास ये जो सेल्स की लेयर बनी थी ये थोड़ा सा और एक दूसरे से दूर मूव करना शुरू कर देगी, ठीक है। और जैसे ही ये एक दूसरे से दूर मूव करेंगी तो ये ऊपर वाली लेयर को फिर हम लोग एक्टोडर्म बोलेंगे और जो नीचे वाली लेयर होगी इसको हम लोग एंडोडर्म बोलेंगे। और ये जो दरमियान में एरिया ये वाला बनेगा यहाँ पर इसको बोलेंगे एरिया ओपेका और साइडों पे एरिया पेलोसिटा। एक मैं आपको पहले भी बात बताई है कि आप लोगों को ये वाली जो डायग्राम नजर आ रही है बेसिकली ये एक गोल डायग्राम है। इसको आप सेंटर से अगर कट कर दें यानी कि इसका क्रॉस सेक्शन ले लें तो आपको ये इस तरह की डायग्राम नजर आएगी। तो यही वाली डायग्राम जो है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस तरह से, यानी कि अगर हमारे पास एक एग सेल है वो गोल है तो उसको अगर दरमियान से कट कर दिया जाए तो फिर वो आप लोगों को इस तरह का नजर आएगा। तो इसलिए हम लोग ये वाली डायग्राम इस तरह से देख रहे हैं। और ये भी ऐसे ही है, ये देखें आपके पास ये हाफ है यानी कि आपको क्रॉस सेक्शन दिखाया जा रहा है और ये उसकी जो है वो आपको लेयर्स दिखाई जा रही हैं। हाफ क्रॉस सेक्शन लेके आपको बाकी अंदर वाला जो सारा सिस्टम है जो लेयर्स बन रही हैं वो आपको दिखाई जा रही है, ठीक है। तो ये था हमारा गैस्ट्रुलेशन तक। अगला जो टॉपिक अलहदा से है नोटोपोड एंड मेसोडर्म फॉर्मेशन, वो अलहदा से लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो क्लीवेज से लेके गैस्ट्रुलेशन तक आएगा, आगे नोटोपोड अलहदा से है और न्यूरोलेशन जो है वो अलहदा से है। बेसिकली इसको 3 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं, क्लीवेज से लेके गैस्ट्रुलेशन तक, आगे नोटोपोड वाला और मेसोडर्म वाला अलहदा टॉपिक है और उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है न्यूरोलेशन। ओके, अल्लाह हाफिज़।